हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडुटेरिया का ऑल आउट बुक है उसका ये अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मुगल कालीन जो कृषि था इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे, किसानों को ऐसी फसलों की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाता था जिनसे भूखमरी कम हो, और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? ऐसा कोई कारण नहीं था कि किसानों को ऐसे फसल के लिए बढ़ावा दिया जाता था जिससे भूखमरी कम हो। ऐसे फसल के लिए बढ़ावा दिया जाता था जिससे कर अधिक मिले, यानी जो अधिक महंगा कृषि हो उस पर अधिक कर मिलता था, वैसे कृषि को बढ़ावा दिया जाता था। तो पहला कथन जो है गलत है। कपास और गन्ने जैसी फसलों को भी कर के लिए बढ़ावा दिया जाता था, ये कथन जो है सत्य है। कपास और गन्ने जैसी फसल जो थी ये कर अधिक मात्रा में देती थी, इसलिए ऐसे फसल को बढ़ावा दिया जाता था। मुगल कालीन कृषि के संबंध में ये कथन दूसरा सत्य है। तो इसमें केवल दो सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मध्यकाल में कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यकाल में कृषि समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी उसके संबंध में कथन का चयन करना है और इसमें से सत्य कथन देखना है। तो देखते हैं, महिलाएं बड़े स्तर पर कृषि कार्य में संलग्न थी, ये जो कथन है सत्य है। महिलाएं बड़े स्तर पर कृषि कार्य में संलग्न थी। आगे हो जाएगा, आगे है, राजस्व वाला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। राजस्व वाला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी, ये भी सत्य है। इसमें दोनों सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर देखेंगे, इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपने राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। कह रहा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में जो कथन असत्य है उसे चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन आपको चयन करना है, तो ये हो जाएगा सी। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्य अस्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। ये जो कथन है इसमें असत्य है। क्यों असत्य है? राजस्व का निर्धारण जो था फसल के उपज के अनुसार बदलता था, यहाँ तक तो सही है, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। यहाँ पे सूर्यास्त कानून नहीं होगा, ये दूसरा नियम था। सूर्यास्त कानून ये था कि सूर्य अस्त होने तक सभी को कर चुका देना चाहिए, ये नियम जो है दूसरा था। इसलिए सी जो इसमें असत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा असत्य कथन चुनना था? तो इसमें सी असत्य है। बाकी जो सत्य कथन है देख लेते हैं। प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। प्रारंभिक जो मांग थी ये ऊंची थी, यानी कि हाई था। कृषि के उपज की कीमत जो थी ये नीची थी। जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंध करने तक सीमित थी। ए, बी और डी इसमें सत्य था, असत्य छांटना था, ऑप्शन हो जाएगा सी। 58 नंबर देखेंगे, कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? तो देखते हैं, इसमें सत्य कथन चयन करना है। जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, ये जो कथन है सत्य है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, ये कथन जो है सत्य नहीं है। सीमा शुल्क बढ़ाया नहीं गया था, बल्कि इसे समाप्त कर दिया गया था। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई, ये भी सत्य है। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की जो शक्ति थी ये छीन ली गई, ये भी सत्य है। इसमें 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जोतदार किन्हें कहा जाता था? आपको बताना है कि जोतदार किन्हें कहा जाता था। तो जोतदार उसे कहते थे
धनी किसानों के वर्ग को कहा जाता था जोतदार। धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। 60 देखेंगे, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया, और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। ब्रिटिश जो अधिकारी थे संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया, इसमें आपको असत्य छांटना है कि कौन इसमें सही नहीं है। तो देख लेते हैं, तो इसमें सही नहीं है कौन सा, तो बारी बारी देखते हैं। संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे, ये तो सत्य है। पहाड़िया जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी, ये भी सत्य है। संथालों से अंग्रेजों का अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता था, ये भी सत्य है। संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, ये जो कथन है गलत है, क्योंकि जो संथाल थे ये झूम कृषि करते थे और इसमें पेड़ पौधे के काट के कृषि की जाती है, तो इसमें असत्य छांटना था, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 61 नंबर है, राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाकों को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। कह रहा है कि राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया, तो किस वर्ष, तो ये हुआ था 1832 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर देखेंगे, पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके यानी झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके। पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके यानी कि झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके, तो इसका कारण खोजना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। तो इसमें देखते हैं, संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण। दूसरा हो जाएगा, सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्भग हो जाने के कारण। ये दोनों जो कथन है सत्य है। पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके, इसका कारण है संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण। दूसरा हो जाएगा, सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ जो हो जाने के कारण। ये दोनों कारण इसके लिए सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर देखेंगे, परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं, इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया, ये जो कथन है सत्य है। इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया। दूसरा हो जाएगा, इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे, ये भी सत्य है। तो परिसीमन कानून के संबंध में दोनों कथन जो था सत्य हो गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, आगे है, दक्कन दांगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। कह रहा है कि दक्कन दांगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई, तो ये कब पेश किया गया था, तो 1878 में, ऑप्शन हो जाएगा सी। कब पेश किया गया था, 1878 में। आगे देखते हैं, 65 नंबर हो जाएगा, 5वीं रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 5वीं रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी, ये जो है सत्य है। यह 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, ये भी सत्य है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक विस्तृत रिपोर्ट थी, ये भी सत्य है। 5वीं रिपोर्ट के संदर्भ में तीनों जो कथन है सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर से देख लेते हैं, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों की विषय में तैयार की गई थी। दूसरा हो जाएगा, यह 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक विस्तृत रिपोर्ट थी। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पहाड़िया तथा संथाल राजमहल के अस्थायी निवासी थे। पहाड़िया
तथा संथाल राजमहल के अस्थायी निवासी थे, और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? तो ये यहाँ के बस अस्थायी निवासी कौन थे? तो पहाड़िया थे। राजमहल के अस्थायी निवासी केवल पहाड़िया थे, संथाल जो थे दूसरा तरफ से आए थे। तो पहला गलत हो जाएगा। कुदाल पहाड़िया जीवन का तथा हल संथालों की शक्ति का प्रतीक था, ये जो कथन है सत्य है। कुदाल पहाड़िया जीवन का तथा हल संथालों की शक्ति का प्रतीक था। कई बार दोनों अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े, ये जो है गलत है। कई बार दोनों अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े, ये कथन जो है गलत है। तो इसमें से केवल 2 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन जो हो जाएगा ए, केवल 2 सत्य है। आगे देखते हैं 67 नंबर हो जाएगा। बुकानन की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? बुकानन की यात्रा के संबंध में कौन सा कथन है जो कि असत्य है, उसे छांटना है। तो देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। तो ये हो जाएगा, वह प्राकृतिक संसाधनों से लबालब भरे वनों को संरक्षित कर उसे दोहन के पक्ष में था, यही जो कथन है गलत है। वह प्राकृतिक संसाधनों से लबालब भरे वनों को संरक्षित कर उसके दोहन के पक्ष में था, यही जो है गलत है। बाकी सही देख लेते हैं। उसने संथालों के जीवन के बारे में लिखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने अपनी रिपोर्ट में उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों का भी जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 68 नंबर है, 1857 की क्रांति के पूर्व अफवाहों के संदर्भ में सत्य जो कूट है उसका चयन करें। 1857 की क्रांति के पूर्व अफवाहों के संदर्भ में जो सत्य कथन है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं। चर्बी वाले कारतूस की बात अंग्रेज अफवाह मानते थे, ये जो कथन है सत्य है। चर्बी वाले कारतूस की बात जो था अंग्रेज अफवाह मानते थे। भारतीय आम जनता में यह बात व्याप्त थी कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी कथन जो है सत्य है। भारतीय आम जनता में यह बात व्याप्त थी कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अफवाहों को समाज सुधार कानूनों तथा सती प्रथा एवं हिंदू विधवा विवाह आदि के कारण बल मिला, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें से तीनों सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? करा के 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों के नेतृत्व किसने किया था? तो कोल आदिवासियों के नेतृत्व किए थे गोनू। ऑप्शन हो जाएगा ए, किसने? तो गोनू। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर है। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका ये कथन है? यानी कि ये गिलास फल एक जो ये कह रहा है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, ये किसके द्वारा ये कथन कहा गया था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था उसके बारे में सत्य कथन का चयन करना है। यह कथन जो है लॉर्ड कैनिंग का है, जो कि गलत है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था। कब? तो 1851 में, न कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया था, ये भी गलत है। ये किसके संदर्भ में बोला गया था? तो ये बोला गया था अवध के रियासत के संदर्भ में। तो इसमें से दोनों गलत हो जाएगा। इसमें सत्य छांटना था, तो सत्य कोई नहीं है। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, ये कहा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1851 में। किसके संदर्भ में? तो अवध के रियासत के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। 71 हो जाएगा। सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सहायक संधि के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो देख लेते हैं, बारी बारी हम लोग देखेंगे। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई, और ये कथन जो है सत्य है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे, ये भी जो कथन है सत्य है।
अंग्रेज अपनी सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ये भी कथन जो है सत्य है। आगे देखेंगे, सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? सहयोगी पक्ष किसी से भी सहयोगी जो पक्ष था किसी भी शासक के साथ संधि न कर पाएगा। यहाँ ये था, किसी भी शासक के साथ संधि नहीं कर पाएगा और अंग्रेजों के अनुमति के बिना किसी भी युद्ध में हिस्सा भी नहीं लेगा। इसलिए कथन जो है डी जो है गलत है। आगे देखेंगे 72 नंबर हो जाएगा, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यह जो कथन है किसके संदर्भ में कहा गया था? देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया था? तो ये कहा गया था अवध के विलय के संदर्भ में। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये कथन अवध के विलय के संबंध में कहा गया था। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था जो है कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था, आपको बताना है कब, तो 1856 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 74 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पहला देख लेते हैं, शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? जो शाहमल थे ये उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, ये कथन जो है सही है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। इसमें कथन 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन है, अवध के तालुकोदारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अवध के तालुकदारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। 1855 में अवध के अधिग्रहण के बाद तालुकोदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पे 1856 होगा। 1856 में अवध के अधिग्रहण के बाद तालुकदारों की सेनाएं जो थी इसे भंग कर दी गई थी। अब ये सही हुआ, 1856 होगा। 1857 के विद्रोह में तालुकादारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दूसरा जो कथन है सत्य है, तो इसमें केवल 2 सत्य है। 1857 के विद्रोह में तालुकदारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 76 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। विद्रोही ब्रिटिश शासन ध्वस्त करने के पश्चात कुछ स्थानों पर 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इसमें जो कथन है एक हो जाएगा सत्य। विद्रोही जो थे ब्रिटिश शासन ध्वस्त करने के पश्चात कुछ स्थानों पर 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे। दूसरा देखेंगे, उन्होंने भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया, ये भी कथन जो है सत्य है। उन्होंने भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया, इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर देखेंगे, निम्न घटनाओं के कार्यक्रम के निर्धारण आरोही क्रम में करें, यानी कि ये डेट के अनुसार बढ़ते क्रम में जो घटना थी उसे आपको निर्धारण करना है, यानी कि सजाना है। तो इसमें से सबसे पहले क्या हुआ था? तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध है। इसमें पहला हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पे प्रतिबंध। उसके बाद हो जाएगा चंपारण का नील आंदोलन, ये दूसरा नंबर पे है। इसके बाद हो जाएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये तीसरा नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा खेड़ा किसान आंदोलन। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर देखेंगे, महात्मा गांधी का जीवनी
किस विदेशी लेखक ने लिखी? महात्मा गांधी के जो जीवनी था ये किस विदेशी लेखक ने लिखी थी? लुई फिशर के द्वारा लिखी गई थी और ये अमेरिका के थे। 79 नंबर हो जाएगा। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन था? तो आपको बताना है कि उस समय जज कौन था। तो ये हो जाएगा जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज था। इनको क्यों सजा दिया गया था? तो 1922 में राजद्रोह के आरोप में सजा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, न कि सत्य। इसमें छांटना है हम लोग को असत्य कि कौन सा असत्य है। तो देखते हैं। गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। ये जो कथन है सत्य है। गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था ये था मध्यवर्गीय। दूसरा देखेंगे। महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। दूसरा कथन भी सत्य है। दूसरा कथन ये है कि महात्मा गांधी जो थे आम लोग की तरह वेशभूषा यानी कि जो कपड़ा पहनते थे और जिसके कारण क्या हुआ कि राष्ट्रवाद जो था ये व्यापक रूप से बढ़ गया था। तो दूसरा भी कथन सत्य है। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी कथन है सत्य है। पारंपरिक जो जाति व्यवस्था थी उसे तोड़ने में भी, या मानसिक जो व्यवस्था थी उसे शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें से तीनों कथन जो है सत्य है। हम लोग को छांटना था असत्य। आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई भी इसमें असत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर हो जाएगा। 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें भी हम लोग का असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा असत्य है। इसमें भी हम लोग का असत्य देखना है। 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और इसमें से हम लोग को छांटना है असत्य। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया। ये जो कथन है गलत है क्योंकि यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी लाहौर में, न कि लखनऊ में। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो दूसरा सत्य है। इसमें हम लोग का असत्य छांटना था। तो असत्य एक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा एक। केवल एक हो जाएगा ऑप्शन ए। असत्य छांटना था। 82 देखेंगे। दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें भी असत्य कथन का चयन करना है। इसमें हम लोग को कौन सा गलत है उसे देखना है। तो देखते हैं। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। ये जो कथन है सत्य है। दांडी यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी थी। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये भी कथन जो है सत्य है। इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 83 नंबर है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ? दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये किस वर्ष लंदन में आयोजित किया गया था? ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा हो जाएगा 7 सितंबर 1931 और तीसरा हो जाएगा 17 नवंबर 1932 को तीसरा हुआ था। जिसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए थे। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर हो जाएगा। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है।
वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। तो देखते हैं, ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुआ, जो कि ये कथन जो है सत्य है। ये कथन क्या है? तो पहला कथन हो जाएगा सत्य हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली, और ये जो कथन है गलत है, क्योंकि यह वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनाव नहीं हुआ था, ये हुआ था सीमित मताधिकार के आधार पे। ये जो था सीमित मताधिकार के आधार पे यहाँ पे चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली थी। तो इसमें दूसरा कथन जो है गलत है। पहला कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर देखेंगे, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। ये जो कथन है गलत है, क्योंकि 1942 में चर्चिल ने 1942 में जो चर्चिल था, क्रिप्स मिशन के एक मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजे थे कांग्रेस और गांधी के बीच वार्ताकार करने के लिए। कांग्रेस प्लस गांधी जी से वार्ताकार करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे। दूसरा हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। ये जो कथन है सत्य है। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। तो इसमें जो कथन 2 है सत्य है, केवल 2 सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 86 हो जाएगा, जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया? तो जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधे कार्रवाई दिवस जो था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। और मुस्लिम लीग ने कहेगा मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। 87 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पहला देख लेंगे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए, जो कि गलत है। ये तीनों स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही उभर कर आए थे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही उभर कर आए थे। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। ये जो कथन है सत्य है। इसमें केवल 2 सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, उदारवादियों के संबंध में क्या क्या सही है। ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। ये जो कथन है सत्य है। ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। दूसरा हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता था। ये भी सत्य है। इसमें दोनों कथन जो है सत्य है उदारवादियों के संबंध में। ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता था। ये दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा 89 नंबर, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करें। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। तो देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, और ये कथन जो है सत्य है।
कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। दूसरा हो जाएगा, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने दोनों इसे अस्वीकार किया, ये भी कथन जो है सत्य है। इसमें दोनों सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक जो उपस्थिति था ये कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा सत्य है। नगरों में श्रमिक वर्ग ने हड़ताल किया, ये जो कथन है सत्य है। उस समय नगरों में श्रमिक जो वर्ग थे वो हड़ताल किए थे। मार्च 1922 में चौरी चौरा अग्निकांड के कारण गांधी जी ने यह वो आंदोलन जो था वापस ले लिए, ये कथन जो है गलत है। यहाँ पे मार्च नहीं होगा, यहाँ पे होगा फरवरी। फरवरी 1922 में चौरी चौरा अग्निकांड के कारण गांधी जी ने यह जो आंदोलन था ये वापस ले लिए थे। तीसरा देखेंगे, 1921 में राजद्रोह का आरोप लगाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भी गलत है। यहाँ पे 1921 नहीं 1922 में इन्हें राजद्रोह के आरोप में लगाकर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। इसमें केवल सही ऑप्शन एक है। इसमें सही एक है तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 92 नंबर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ये जो कथन है सत्य है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे और ये सत्य है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया, ये भी कथन जो है सत्य है। इसमें दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 93 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कहेगा तो ये हो जाएंगे BN राव, ऑप्शन हो जाएगा ए। 94 है, भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? तो भारत सरकार के मुख्य योजनाकार हो जाएंगे SN मुखर्जी, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, संविधान के मसवीदे में विषयों को तीन सूची बनाई गई थी। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तो कथन सत्य है। संविधान के मसवीदे में विषयों की 3 सूची बनाई गई थी, इसमें केंद्रीय सूची हो जाएगा, राज्य सूची हो जाएगा और समवर्ती सूची हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया और ये कथन जो है गलत है। इसे रखा गया था समवर्ती सूची के अंतर्गत। खनिज पदार्थों के विषय को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया था। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है, ये भी कथन जो है सत्य है। तो इसमें 1 और 3 जो कथन सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 3 इसमें सत्य है। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर में हो जाएगा, संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में हम लोग को कथन देखना है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें पहला कथन हो जाएगा, आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई थी, ये जो कथन है सत्य है। आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली जो आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई थी।
संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया था। ये भी कथन जो है सत्य है। संपत्ति कर तथा बिक्री कर ये राज्य सरकारों के अधीन रखा गया था। इसमें दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 97 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन हो जाएगा अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। तो अंबेडकर जो थे शक्तियों के केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन नहीं चाहते थे। अंबेडकर शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। दूसरा कथन हो जाएगा ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे और ये कथन जो है सत्य है। दूसरा इसमें सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 98 नंबर हो जाएगा अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी। अंतरिम सरकार की जो आखिरी बैठक हुई थी ये किस दिन हुई थी। ये हुई थी 16 जुलाई 1947 को। 99 है, किस वर्ष के एक्ट के तहत पहली बार कार्यपालिका को आंशिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। किस वर्ष के एक्ट के तहत पहली बार कार्यपालिका को आंशिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। तो ये किस वर्ष के एक्ट के तहत 1919 के एक्ट के तहत है। आगे बढ़ेंगे 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर है संविधान सभा की भाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा की भाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत के राष्ट्रीय भाषा होगी और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा ये भारत के राष्ट्रीय नहीं राजकीय भाषा होगी। ये राजकीय भाषा होगी न कि राष्ट्रीय, इसलिए पहला गलत हो गया। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा, ये कथन जो है सही है। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा का चुनने का अधिकार होगा, ये भी जो कथन है सत्य है। तो संविधान सभा की भाषा समिति के संदर्भ में कथन 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ से इतिहास का सभी क्वेश्चन समाप्त होता है और आगे हम लोग पढ़ेंगे भूगोल।